शिवानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 12 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैं जो क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के एक एक कोने से मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज के आएंगे डेफिनेटली, बट अगर आप इन क्वेश्चन को समझ लोगे, जब आपको हर चैप्टर के कोने का क्वेश्चन पता होगा तो एग्जाम में उससे थोड़ी अलग भाषा में भी अगर आएगा तो आप आंसर फॉर्म कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम खुद से आंसर करोगे, 100 और 100 वाला आंसर करके आओगे। जस्ट लिसन टू मी कि कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एक एक कोने से। अभी हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। द लास्ट लेसन के एक एक कोने से मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी। अब भैया एग्जाम में पैरेलल वाला आएगा तो भी आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे, आपको लैंग्वेज पता चल जाएगी। जो आप कहते हो ना आंसर फॉर्म नहीं होते आपसे, तो भाई आंसर फॉर्मेशन आपको इन क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा एम हैमिल सैड क्यों थे, तो मैं एम हैमिल सैड क्यों का आंसर अभी आपको यहाँ पे करा दूंगी। और एग्जाम में यही क्वेश्चन को थोड़ी अलग भाषा में पूछ लिया जाएगा कि एम हैमिल सैड क्यों थे, तो आप वही वाले क्वेश्चन को आंसर कर देना। क्वेश्चन सीधे आएंगे बिल्कुल, बस उनको टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा होगा, ऊपर एक कोटेशन डाल देंगे, फिर सीधी बात पूछ लेंगे। तो मैं सीधे सीधे सारे क्वेश्चन आपको करा रही हूं, बैक टू बैक देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक इस वीडियो से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ना मार्क कर लो अपनी कॉपीज के अंदर, लिखना चाहो लिख लो, चैप्टर जरूर समझ लेना। पहले मैं सारे क्वेश्चन आंसर रीड करके आपको बताऊंगी, फॉर्मेशन समझाऊंगी। अगर चैप्टर नहीं समझा है पहले चैप्टर समझ लो। मैंने वन शॉट में चैप्टर गाइस पढ़ाई ही इसलिए कि बैक टू बैक आपको चैप्टर समझ में आ जाए, वो जो डबल बेस थीम वाले क्वेश्चन है वो भी समझ में आ जाए। तो चैप्टर नहीं पढ़ा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले चैप्टर पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन नहीं करनी, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिख दिया है मैंने, हर एक क्वेश्चन वहां मैंने पोस्ट कर दिए हैं। वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करो, स्क्रीनशॉट लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर नोट डाउन नहीं करनी है तो इंस्टाग्राम से जाके ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी लिंक गिवन है। तो चलो शुरू करते हैं, हम लास्ट लेसन है What was more tempting for France rather than going to school? तो क्या ज्यादा टेम्पटिंग मतलब क्या ज्यादा उसे अच्छा लग रहा था स्कूल जाने से? कहता ना बंक मार लूं क्या, तो बंक क्यों मारना चाह रहा था वो? वेदर प्लीजेंट था, चर्पिंग बर्ड्स थी वहां पे, चिड़िया चहचहा रही थी, सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे फील्ड में, तो फ्रांस को वो सब अच्छा लग रहा था और ऊपर से पार्टिसिपल प्रिपेयर नहीं कर रहे थे तो मन नहीं था जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द न्यूज व्हिच वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? तो बुलेटिन बोर्ड पे फॉर द लास्ट 2 years सारी बैड न्यूज आती थी, लॉस बैटल हो गया या कमांडिंग ऑफिसर से कोई भी गलत खबरें, बुरी खबरें मतलब जिससे कोई अच्छा रिजल्ट ना मिला, वो सब बुलेटिन बोर्ड से आती थी। दैट डे द न्यूज केम दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ एल्सिस एंड रोलिन वॉज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड विच मेड द क्राउड गैदर देयर टू रीड द न्यूज। क्यों गैदर हो रखा था? क्योंकि वहां पे वो वाली न्यूज आ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। कौन कहता है? एम हैमिल कहते कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते ही नहीं थे आप पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट यू ऑन फार्म टू वर्क, वो चाह रहे थे आप फार्म पे काम कर लो कुछ पैसों के लिए। वाई डिड एम हैमिल ब्लेम द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर एक्टिंग एज अ हिंड्रेंस इन चिल्ड्रन लर्निंग फ्रेंच? हिंड्रेंस मतलब रुकावट, वो खुद को और पेरेंट्स को दोषी क्यों ठहराते हैं कि हम रुकावट बने बच्चों की पढ़ाई में? ये देख लो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया, चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ाया था। वो खुद को दोषी बताते हैं, मैंने फिशिंग के लिए छुट्टी करी, मैंने बच्चों को पौधों में पानी डालने भेजा, मेरी गलती है। और पेरेंट्स की गलती है, वो बच्चों को ही नहीं कहते थे बेटा फ्रांस बैठ के होमवर्क करो अपना, नहीं, फ्रांस को बाकी बच्चों को कहाँ भेज देते थे? फील्ड पे काम करने भेज देते थे कुछ पैसे कमाने के लिए, वो खुद अपने बच्चों को प्रोक्रास्टिनेट कराते थे। ये रहे आपका आंसर, एम हैमिल ब्लेम द पेरेंट्स फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस। ठीक है, बिकॉज देयर पेरेंट्स वांटेड देम टू वर्क ऑन फार्म टू अर्न सम मनी, फ्रांस हिमसेल्फ वांटेड टू एंजॉय द नेचर, फ्रांस की भी गलती थी, एंड एम हैमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर नेग्लेक्ट एज ही मेड द बॉयज वर्क इन द गार्डन। ठीक है, तो ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई डिड द राइटर चोज द नेम ऑफ द बॉय एज फ्रांस? उन्होंने बच्चे का नाम फ्रांस क्यों रखा? तो फ्रांस एक सिंबॉलिकली ना सारे के सारे फ्रेंच सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रांस देश की स्पेलिंग पता ना, FRANCE, और यहाँ बच्चे का नाम फ्रांस था, वो तो एक तरीके से ये एक फिक्शनल नाम है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा था। डिस्कस हाउ एम हैमिल वॉज फीलिंग ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन।
तो भैया जिस दिन लास्ट लेसन था, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर द टीचर। ही ड्रेस इन द बेस्ट सूट, सबसे बढ़िया कपड़े पहनते। कौन से कपड़े पहनते हैं अब आप मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में बताओ एम हैमिल ने क्या कपड़े पहने थे उस दिन पे। एंड ही वॉज फुल ऑफ लव टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स एंड डिड नॉट पनिश देम। उस दिन कोई पनिशमेंट नहीं दी थी। फ्रांस को भी कहा, जो बेटा हम तुम्हारे बिना लेसन शुरू करे थे। ही एक्सप्लेन्ड ईच थिंग वेरी नाइसली। ही वॉज फुल ऑफ सॉरो एंड हिज वॉइस चोक्ड। हिज आईज कुड नॉट बी फिक्स्ड एट वन प्लेस। कहीं एक जगह देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें रोना आ रहा था, तो इधर उधर देख रहे थे। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल एंड फाइनली रोट वीव ला फ्रॉसे एंड डिसमिस द क्लास। बिना कुछ बोले क्लास को डिसमिस कर देते वीव ला फ्रॉसे लिख के। ये ऐसा वो फील कर रहे थे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर एक कोटेशन दे दी जाएगी, कोई एक कोटेशन दिख दी परेशानी वाली, एंड एम हैमिल वॉज फीलिंग द सेम ऑन दिस डे। कमेंट करो इस बात पे, तो आप यही वाला आंसर लिख देना, यस उस कोटेशन को लिख के, यस एम हैमिल वॉज फीलिंग लाइक दिस ऑन दैट डे। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ, एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन को आगे पीछे कुछ बातें लगा के पूछ लिया जाएगा। तो जब डायरेक्ट सिंपल आप क्वेश्चन कर चुके हो तो एग्जाम में जो कोटेशन आएगी उससे मिला के लिख देना। जैसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा, जो हमारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा, यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग्स ओनली ऑन लूजिंग इट। क्या आपको नहीं पता? हमें पता है कि उनको रियलाइज हो गई थी वैल्यू। फ्रांस को भी बुरा लगा मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, एम हैमिल को भी बुरा लगा पढ़ाई क्यों नहीं, विलेजर्स को भी बुरा लगा, आगे बैक बेंचेस पे बैठ गए थे। ये क्वेश्चन जब सिंपल वाला आप कर लोगे तो एग्जाम में जो कोटेशन आएगी उसको समझ के आप आंसर कर पाओगे। तो सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको करा दूंगी, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट चैप्टर के हर कोने से गाइस हमारे क्वेश्चन कवर हो रहा है। ये कर लिए ना, बस सारी तैयारी हो जाएगी आपकी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेंगे, लॉन्ग भी करवा दूंगी, ठीक है। जो पैरेलल हमारा चल रहा है क्वेश्चन का वो भी करेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कर लिया था हमने, ये हाँ हम यहाँ थे। वाई डज एम हैमिल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एम हैमिल कैसे प्रेज करते हैं? एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बोला था? ही टोल्ड दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड एग्जाम में, तो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ये 3 लाइन जरूर लिखना। एम हैमिल told it was the most beautiful language, it was the clearest and most logical of all. He asked people to guard it among themselves and never forget it. As long as people hold fast to their language, they have key to the freedom. ठीक है, चैप्टर पूरा समझा चुकी हूँ, अब बस क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हैमिल गिव हिज लास्ट लेसन। क्लासरूम का मूड बताना है, एम हैमिल का मूड नहीं बताना, वो तो सैड थे ही। When M. Hamil was giving his last French lesson, the mood in the classroom was solemn and somber. इसकी जगह sad लिख देना। Everyone was sad, everyone was feeling regretting. When he announced that this was the last French lesson, everyone present in the classroom suddenly developed patriotic feelings for their native language. सबको जो है अपने देश के लिए जो है देशभक्ति, पेट्रियोटिक फीलिंग जागी, क्योंकि उन्हें तब रियलाइज हुआ भाई फ्रेंच सिटीजन हो के भी आज के बाद कभी फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे। एंड दे जेन्युइनली रिग्रेटेड इग्नोरिंग देयर मदर टंग। और उस दिन वहाँ उस मोमेंट पे वहाँ बैठ के उन्हें रियलाइज हुआ, जैसे फ्रांस को रियलाइज हुआ कि क्यों अपनी मदर टंग को हमने इतना महत्ता नहीं दी, सीखा क्यों नहीं। लर्निंग ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस वाज नेग्लेक्टेड इन एलसीए जस्टिफाई। वही क्वेश्चन तीसरी बारी पूछ लिया गया कि बच्चों की लर्निंग को जो है फ्रांस के लोग जो थे वो क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे। हाँ भैया फार्म पे काम करने भेज देते थे, नेग्लेक्ट करते थे, वही बात दोबारा लिखी है। तो एक ही क्वेश्चन 3 भाषाओं में मैंने आपको करा दिया, एग्जाम में हो सकता है चौथी वाली लैंग्वेज में आ जाए, बट तुम्हें आंसर तो पता होगा, तब भी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बहुत जरूरी है आपके लिए। चलो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो आप पढ़ ही लो इसमें से कि हाँ फ्रेंच विलेजेस में जो बच्चों की स्टूडेंट स्टडीज थी उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। द पेरेंट्स वांटेड हेल्प फ्रॉम चिल्ड्रन इन द फार्म, द चिल्ड्रन थॉट दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वर बिजी इन मोर अट्रैक्टिव थिंग्स लाइक फ्रांस, वंडरिंग एंड एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Next question. M. Hamil gave new copies for us written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. Comment on this statement in the light of the story last lesson. देखो different question भी मैंने ऐड करे हैं इसमें, ऐसा नहीं है सिंपल क्वेश्चन है। बताओ इसका क्यों उन्होंने वो कॉपियाँ दी थी? नहीं तो न्यू कॉपीज देने का रीजन इसलिए था that M. Hamil wanted to fill the students with patriotism, self-respect and love for their culture. He also wanted to make them aware of great importance of learning their own language and never forgetting it no matter what the circumstances. वो चाहते थे बच्चे पेट्रियोटिक फीलिंग जो है मन में फील करे। कल को जो है उनका लास्ट लेसन था वो, बट फिर भी वो कॉपी तो उनके पास रहेगी ना जिसपे फ्रांस एल्सेस लिखा है। जब भी उसे देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अपनी मदर टंग को याद रखना हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, हमें अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He had courage to hear every lesson to the very last. What led France to make this statement? France ऐसे क्यों कहता है? Because France noticed M. Hamil was feeling sad on having to leave the place after 40 years and not being allowed to teach French any longer. वो देख लेता है ना जब सर बड़े परेशान है तो वही कहता है। Yet he kept control on his emotion. He performed his duties faithfully. He heard every lesson on the last
डे द स्कूल वॉज डिसमिस्ड ओनली एट द मिड डे प्रेयर। यानी कि फ्रांस ने क्या बोला, फ्रांस ने कहा कि सर इतने परेशान थे बट उस दिन भी उन्होंने अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एम हेमिल्स राइटिंग वीव ला फ्रॉसे ऑन द ब्लैक बोर्ड। वीव ला फ्रॉसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्यों लिखते हैं वो। एम हेमिल रोट वीव ला फ्रॉसे ऑन द ब्लैक बोर्ड टू शो हिज लव फॉर कंट्री as well as for French language. In addition, he was displaying his resistance to German occupation of France. साथ ही के साथ में कंट्री के तो प्यार दिखाई देते, साथ में वो लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब कि जर्मन आ गए हैं कोई बात नहीं, फ्रांस लॉन्ग लिव करेगा, एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। ये हिडन मैसेज वो दे रहे थे। What was so unusual about the school on that day? ये तो कोई नई बात नहीं है, पूरा मैंने आपको समझाया था। जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है कोई आवाज़ नहीं आ रही थी उसको, यूजुअली स्कूल जैसे ही पहुंचता था टेबल पे जो रूलर होता है ना, स्केल बजने की आवाज़ आती थी, बच्चे लेसन्स रिपीट करें ऐसे जो कान में उंगली डाल के पढ़ते हैं ना बच्चे, उसकी आवाज़ आती थी, अलग अलग आवाज़ें आती थी। आज आवाज़ नहीं आ रही थी, संडे मॉर्निंग लग रहा था। क्लास के अंदर एंटर करते देखता है एम हेमिल सर जो है उन्होंने नए वाले कपड़े पहन रखे थे, अपने वो प्राइज डे वाले कपड़े जो तुमने कमेंट सेक्शन में बताए हैं। थर्ड बैक बेंचेस को देखता है तो और सरप्राइज हो जाता है, पीछे विलेजर्स आके बैठे थे। तो दिस वॉज ऑल अनयूजुअल थिंग्स इन द स्कूल ऑन द लास्ट लेसन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द विलेजर्स सीटेड ऑन द बैक बेंचेस। तो वो 40 ईयर्स ऑफ सिंसियर सर्वे जो एम हेमिल की थी उसको रिस्पेक्ट पे करने आए थे। और एक और रीजन था, दो रीजन था विलेजर्स के आने का। दूसरा, इट वॉज ऑल्सो देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग देयर मदर टंग व्हेन दे हैड द चांस। और दूसरा उनका ये भी था, उन्हें रिग्रेट फील हो रहा था कि हमने अपनी मदर टंग क्यों नहीं पढ़ी जब हमारे पास चांस थी। दे वर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग देयर पेट्रियोटिज्म एंड सॉलिडेरिटी विद फ्रांस, साथ में पेट्रियोटिज्म शो करने के लिए भी। तो यहाँ मैंने आपको इस क्वेश्चन में 3 रीजन बता दी विलेजर्स के आने के। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए विलेजर्स के, कहीं पे विलेजर्स आया ना तो ये 3 बातें बता देना विलेजर्स क्लास में क्यों आए थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। ये जो आंसर है इसके वैल्यू पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये आंसर अब आप खुद बनाओगे। क्या टाइटल सही है? यस, टाइटल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हमने इस चैप्टर में देखा पीपल ऑलवेज फील देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न, सो हैपेंड इन द एल्सेस। इस तरीके से आपको ये आंसर बताना है। यस इट इज जस्टिफाइड। नहीं बनेगा आंसर कमेंट सेक्शन में से चेक कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। आंसर इसका यस में रखना है। यस द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज जस्टिफाइड, और पूरी लास्ट लेसन की ना समरी लिख देना इसमें, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, विद दिस हमारे लास्ट लेसन के क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आएंगे गाइज अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज लॉ स्प्रिंग। देखना वीडियो को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे चैप्टर के हर एक कोने से। Why do we came to know, what do we come to know about the author of Law Spring, Anish Jung, थ्रू हर इंटरेक्शन विद साहिब एंड मुकेश। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है कि भाई जब आपने लॉ स्प्रिंग चैप्टर पढ़ा तो अनीश जुंग के बारे में आपको क्या पता चला। तो द ट्रेड्स दैट वी लर्न अबाउट द ऑथर अनीश जुंग थ्रू हर इंटरेक्शन विद साहिब एंड मुकेश आर, क्या क्या पता चला? वो पता चला कि वो सिंपैथेटिक है, केयरिंग है, ऑब्जर्वर है, बहुत अच्छी, देख लिया भैया वो बच्चा वो बिना चप्पल के जा रहा है, उसको जाके पूछा बेटा जो है तुम्हारे हाथ में पहले वो थैला होता था कूड़े वाला, आज तुम्हारे पास में ये कनस्तर क्यों है। उन्होंने ये भी देख लिया कि उसके फेस पे वो जो केयर फ्री लुक था ना साहिब के, अब वो बचा नहीं था। सिंपैथेटिक भी बहुत ज्यादा थी, उस बच्चे के दर्द को वो समझ पाई, सीमापुरी तक गई वो उनका दर्द समझने के लिए, मुकेश के घर तक गई, सिंपैथेटिक थी तभी तो ऐसा कर रही थी, केयरिंग थी उनके लिए तभी तो जा रही थी, उनके दर्द को दर्द समझ रही थी। फेल्ट एम्बैरेस्ड व्हेन शी मेड हॉलो प्रॉमिस टू साहिब, एम्बैरेस भी फील करती है जब साहिब को क्या बोला उन्होंने, मैं स्कूल खोलूंगी आओगे, उसने कहा हाँ, फिर पूछने आते तो बड़ा एम्बैरेस फील होता है। एंड लास्ट शी फेल्ट हेल्पलेस, उन्हें हेल्पलेस फील होता है जब वो सोचते हैं कि मैं इन बच्चों की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में बंद है। तो क्या ट्रेड पता चले अनीश जुंग के? सिंपैथेटिक, केयरिंग, गुड ऑब्जर्वर, फेल्ट हेल्पलेस, फेल्ट एम्बैरेस, खत्म कहानी, सिंपल। लो क्या मुश्किल है ये क्वेश्चन? नहीं गाइस, तभी मैं आपको कह रही हूँ पहले चैप्टर पढ़ लो जाके, अगर नहीं पढ़ा है तो। वैसे तो मुझे लगता है मेरे सारे क्लास 12 के भाई बहनों ने वन शॉट वीडियो लेक्चर्स जो मैंने अभी चलाए हैं लाइव आए थे कि हमने पढ़ा था, आई होप पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा था गाइस, वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके चैप्टर समझ लो। इस साल के पेपर में जितने अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लॉ स्प्रिंग is a sad commentary on the political system of our country that thousands of people, because of which thousands of people live in abject poverty। बताओ, लॉ स्प्रिंग चैप्टर ये दिखा रहा है कि कई बार पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करते तो बच्चे पॉवर्टी में रहते, लोग पॉवर्टी में रहते। क्या ये सच है? ऐसा क्वेश्चन है, लिखना यस। हमने लॉ स्प्रिंग चैप्टर में देखा साहिब ऑप्टिमिस्टिक एंथुसियास्टिक था, और वो जो है क्या करता था, उसको जो है स्कूल जाना था, ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट नो अपॉर्चुनिटी। ये वैल्यू पॉइंट्स गिवन है, आंसर आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो
वो जाना चाहता था स्कूल बट नो अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड टू बर्डन्स ऑफ जॉब एट टी स्टॉल। जो उसका बचपन के खुशी के दिन थे वो छिन जाते हैं जब वो टी स्टॉल जाता है। वो स्कूल जाना चाहता था बट पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट ने उसके लिए स्कूल नहीं बनाया। मुकेश की बात करें, मुकेश बोर्न एट फिरोजाबाद बैंगल मेकर्स की फैमिली में, वर्क्स अंडर वेरी, आप कह सकते हो कैसी कंडीशन में वो काम करता था, डार्क रूम में। देन ऑल्सो ही हैड डेयर्ड टू ड्रीम फॉर बीइंग अ मोटर कार मैकेनिक, बट वो भी कभी भी उसकी ड्रीम अचीव होना बहुत मुश्किल था। साथ ही के साथ में ये जितने भी बच्चे इस फिरोजाबाद फैक्ट्री में जो है काम करते हैं उसके लिए लॉ बन चुका है, हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में लॉ बन चुका है, बट वो लॉ इन्फोर्स नहीं हुआ है। शायद अगर वो लॉ इन्फोर्स हो तो ये सब बच्चों का जीवन सुधर सकता है। ये बच्चे जो इतनी छोटी उम्र में जिनकी आई साइट चली जाती है, अगर ये लॉ इन्फोर्स हो, बच्चों को बैंगल मेकिंग में ना रखा जाए तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और उनकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो यस, ये इनइफेक्टिवनेस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट वो लोग कुछ नहीं कर रहे। इनफैक्ट कई बार अगर लोग आवाज़ उठाते हैं फिरोजाबाद में तो उन्हीं को जो है किसी ना किसी तरीके से जेल में डाल दिया जाता है, कोई उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यस, इनइफेक्टिवनेस पॉलिटिकल सिस्टम की दिखाई दे रही है। आप यहाँ मुकेश के एग्जांपल में वो वाला एग्जांपल आपको देना है कि वो डिंजी सेल्स में काम करे, और साहिब के में स्कूल वाला एग्जांपल देना, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज ड्रीम्स? जस्टिफाई योर आंसर। क्या मुकेश ड्रीम जस्ट अचीव कर सकते हैं मोटर कार मैकेनिक बनने की? येस और नो में कर सकते हो। मैंने यहाँ नो वाला लिखा है क्योंकि नो वाला थोड़ा अलग हो सकता है। येस में करना हो तो आप कर सकते हो, येस ही कैन ऑब्वियसली अचीव हिज ड्रीम्स करके। नो वाला मैं बता देती हूँ। मुकेश बिलोंग टू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद वेयर ईच फैमिली इज एंगेज इन बैंगल मेकिंग। ऑन आस्किंग मुकेश says I will be a motor car mechanic, I will learn to drive a car, thus he wants to be his own master, उसे अपना मास्टर बनना है। However, because he, अगर आपको नो में आंसर करना है तो आपको ये लिखना होगा, however because he is caught up in the vicious cycle created by others, he will not be able to realize his dreams and will remain a bangle maker। तो अगर आपको नो में आंसर करना है तो आप लोग कहोगे मुकेश तो पूरे सपने देख रहा है बट जो विशियस सर्कल उसके आसपास में है वो ये सब उसे करने नहीं देंगे, वो हम बंद ही रह जाएगा बैंगल फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the description of Mukesh family in Law Spring reveal about gender roles? तो आपको उनके फैमिली के जेंडर रोल्स बता देने हैं, उनकी फैमिली में कैसे जेंडर थे, कौन कौन था, कैसी थी फैमिली। तो ठीक है, तो दो फीमेल थी उसकी फैमिली में और 3 मेल थे। अगर ग्रैंड मदर की बात करो, जेंडर रोल्स बताया ना, तो ग्रैंड मदर बता देना क्या करती हैं ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास बैंगल्स। Mukesh's father is poor old bangle maker who has failed to renovate a house and send his 2 sons to school. Mukesh and his brother make bangles, दोनों बैंगल बनाते हैं। The wife of Mukesh's brother is traditional daughter-in-law who follow the customs and cook food for the family. The grandmother believes in destiny and caste. तो बेसिकली यहाँ पे सबके जेंडर रोल हमने बता दिया। जो मेल हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं और जो फीमेल है घर में है। जो उनकी बहू है वो रोटी पका रही है और जैसे ही घर में कोई मेल आता है तो वो घूंघट अपने सर पे जो है वो ढक लेती है। तो ये जेंडर रोल्स हमारे को उसके जो है घर से पता चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, व्हाट डज द राइटर रेफर टू हियर? तो ये अलग सा क्वेश्चन है। वो कहने जैसे ही मुझे मुकेश पे एक चीयर दिखता है, यानी कि उन्हें मुकेश की जब ड्रीम पता चली उसे मोटर मैकेनिक बनना है, तो हमारी अनीस जून को मन से बड़ी खुशी होती है कि चलो एक बच्चा तो सही है यहाँ पे जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हो? येस, शी फेल्ट वेरी हैप्पी, और उसके आगे ये लिख देना, मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक बाय ब्रेकिंग फ्री द विशियस वेब ऑफ जनरेशंस ऑफ फैमिली बीइंग इन्वॉल्व्ड इन बैंगल मेकिंग। ही हैड द करेज टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग मोटर कार मैकेनिक दस ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डेस्टिनी। तो मुकेश एक एम्बिशियस पर्सन है। मुकेश की जो ये वाली लाइन है इसे कॉपी पेस्ट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टाग्राम से लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो लाइन मुकेश से रिलेटेड है, ये एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो और आपको मुकेश से स्टार्ट करना है तो आप मुकेश के बारे में ये इंट्रो दे सकते हो और आगे का आंसर बना सकते हो दैट यस हमारी अनीस जूंग शी फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज मुकेश वॉज एन एम्बिशियस पर्सन, और ये वाला आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम गाइस। In spite of despair and disease pervading lives of the slum children, they are not devoid of hope. How far do you agree? क्या आपको लगता है कि कितनी भी डिजीज है, पॉवर्टी है, ये जो स्लम के बच्चे हैं इनमें एक उम्मीद है? डेफिनेटली है। In spite of growing up amidst the despair and disease, ऊपर क्वेश्चन में से देख के लिखोगे,
दे डेयर टू ड्रीम, बच्चों में होप है, वो ड्रीम करना चाह रहे हैं. दिस शोज दैट दे आर नॉट डिवाइड ऑफ होप. अगर हम साहिब का एग्जाम्पल बताएंगे कि साहिब में कैसे उम्मीद है. साहिब इज अ रैक पिकर, इज ईगर टू गो टू स्कूल एंड इवन लर्न टेनिस. है तो वो रैक पिकर, बट वो अंदर से स्कूल भी जाना चाहता है, टेनिस भी खेलना चाहता है. मुकेश हु वर्क्स इन डार्क डिंजी सेल्स बेकिंग बैंगल्स ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग मोटर कार मैकेनिक अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन. मेरी फैमिली ट्रेडिशन के खिलाफ जाके वो कह रहा है मुझे मैकेनिक बनना है. तो हाँ, सिचुएशन कैसी भी है, इन बच्चों में उम्मीद और ड्रीम करने की जो इच्छा है वो अभी भी है. डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम. पता है आपको आयरनी क्या है? उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. आयरनी ये है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स तो एक किंग होता है जिसपे सारी लग्जूरियस लाइफ होती है, बट यहाँ जो हमारा बेचारा बच्चा है साहिब, इसके पास तो चप्पल भी नहीं है पैर में पहनने के लिए, और कल को इसे कहाँ काम करना है, ये अपना मास्टर नहीं रहेगा, इसे एक चाय की दुकान पे जाके काम करना है. ठीक है, तो ये आंसर आप रीड कर लो. ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ी, यू कैन रीड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिसनिंग टू डेम I see two distinct worlds in the context of Mukesh the bangle maker son. Which two world is Anish Jung referring to? कौन से दो वर्ल्ड की वो बात कर रही हैं? The two worlds that author refers to are those represented by Mukesh parents and Mukesh respectively. दो वर्ल्ड वो कहती है मुकेश के यहाँ से मुझे पता चले. एक वर्ल्ड है मुकेश की फैमिली का, जो कह रही है कि हम इस विशियस सर्कल में बस चुके हैं, हमारी डेस्टिनी हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम बैंगल मेकिंग ही करेंगे. दूसरा वर्ल्ड है मुकेश का खुद का वर्ल्ड, जो एक ड्रीमर है और उसने ड्रीम करा है कि मैं मोटर कार मैकेनिक बनूंगा, और ड्रीम नहीं, वो रेडी है उसके लिए मेहनत करने के लिए भी. जब ऑथर ने कहा कि बेटा वो तो बहुत दूर है, तो उसने क्या कहा, मैं चल के पैदल चला जाऊंगा. वो सोफी की तरह नहीं है कि बस सोचता रहेगा कि भाई मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी. वो गोइंग प्लेसेस याद है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ मिक्स होके कि भाई सोफी को कंपैरिजन कर दे मुकेश के साथ, क्योंकि मुकेश भी ड्रीम कर रहा था और सोफी भी. याद रखना मेरी इस बात को, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो भाई मुकेश ड्रीम करने के साथ साथ एफर्ट भी करना चाह रहा था, सोफी सिर्फ डे ड्रीमिंग में लगी हुई थी. तो ये चलो, ये तो पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन भी ना सब करवा दूंगी, कोई टेंशन मत लो पैरेलल्स की भी. अभी शॉर्ट तो कर लो, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे ना, यही शॉर्ट क्वेश्चन पैरेलल भी करवा देंगे आपके. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम. What does the title लॉ स्प्रिंग कन्वे? लॉ स्प्रिंग का मतलब क्या है? तो स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड, जस्ट एज स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन फ्लावर ब्लूम्स. स्प्रिंग तो अच्छा सीजन होता है कि भैया पेड़ पौधे खिल जाएंगे, वैसे ही बचपन खिला खिला होता है. सिमिलरली childhood is the period when individual blooms and grows. Anish Jung here presents the horrific truth about the life of children in India who are victims of child labor and not allowed to grow and bloom freely. Their childhood और स्प्रिंग टाइम इज लॉस्ट, इसलिए नाम रख दिया लॉ स्प्रिंग की. वो जो बचपन का खेलने कूदने का समय है, वो बेचारे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कूड़ा बीन रहा है, फिर चाय की दुकान पे काम कर रहा है, तो वो तो छिन गया ना उनसे. यही बात बता रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. Which industry was boon and also a bane for the people of फिरोजाबाद? कौन सी इंडस्ट्री उनके लिए अच्छा भी है और बुरी भी है? तो इट इज़ अ फिरोजाबाद वाली इंडस्ट्री. बून इसलिए है क्योंकि उन्हें उनका लाइवलीहुड दे रही है, रीड करते रहो, उनको रोटी कपड़ा मकान उसी से मिल रहा है बैंगल बना के. और बेन इसलिए है उनके लिए बहुत गलत, इसलिए क्योंकि वही जगह पे काम करके उनकी आई साइड लूज हो जाती है और वो ऐसे हालतों में काम कर रहे हैं और जो है वो अच्छा पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मुकेश के पापा ने बहुत पैसा कमा लिया, नहीं, वो तो घर भी ठीक नहीं करा पाए. मुकेश के अलावा जो हमने सविता वाली बच्ची का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसके बराबर में जो आंटी बैठी थी वो कह रही मैं तो एक वक्त रोटी भी नहीं खाई है ठीक से पेट भर के. तो वो उसमें वेब में फंसे हुए हैं. बैंगल मेकिंग उन्हें रोटी पैसा दे तो रही है, बट साथ ही के साथ उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट करे, वो अंधे भी हो जाते हैं और अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं दे रही है. ठीक है, तो इसको आप रीड कर लो क्वेश्चन को पूरा का पूरा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, स्टेट एनी वन रीजन द राइटर सेज दिस. वो क्यों कह रही हैं लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम? चलो रीड कर लेते हैं. The writer says that little has moved with time in Firozabad to make the readers have an idea about the progress speed of the place. When the world is growing and changing with time, Firozabad had not witnessed any change. दुनिया तो बदल गई, फिरोजाबाद नहीं बदला. The children living here are still illegally being employed in the industries. बच्चे अभी भी illegally industries में involved है बैंगल मेकिंग की, where the temperature is high. The people here still live in worse conditions. but लोग भी worse condition में रह रहे हैं. Suffocation, no light. Still the money lenders, the middlemen and the police exploit the people. तो फिरोजाबाद में अभी भी ऐसे ही हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे. वॉज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? नो गाइस, केयर फ्री लुक हट चुका था, रीड कर लो. हाउ वॉज साहिब लाइफ एट टी स्टॉल? तो आपको बताना है, यही क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. दैट साहिब अब टी स्टॉल पे केयर फ्री लुक नहीं था, 800 रुपये मिल रहे थे, सारा खाना मिल रहा था, बट फ्रीडम छिन गया था, मास्टर अब वो अपना नहीं रहा. इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द केस ऑफ मुकेश की ग्रैंड मदर. तो मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव्स इन डेस्टिनी में बिलीव करती है. शी बिलीव्स दैट दे कैन नॉट
एस्केप द गॉड गिवन लीनेज। उन्हें लगता है कि हमें तो गॉड ने ही इस सब चीज़ में जो है पैदा किया है, तो हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। इट इज़ देयर डेस्टिनी टू सफ़र लाइक, उन्हें लगता है हमारी डेस्टिनी में हम ऐसे ही सफ़र करेंगे कि हमारे बच्चे अंधे हो जाएंगे और हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। दे वर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड विल ऑलवेज बी वन फॉर दे डू नॉट हैव टू कंट्रोल ओवर डेस्टिनी। उन्हें लगता है उनके डेस्टिनी में कोई कंट्रोल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। Whom does अनीस जुंग ब्लेम फॉर द प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर? जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी लाइफ इतनी बुरी होने का रीज़न वो किसको कहती हैं कि वो अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे हैं? मिडिल मैन को, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियन को, हु कीप एक्सप्लॉइटिंग देम ड्यू टू बैंगल मेकर। और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बैंगल मेकर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है। वाई डज अनीस जुंग से सीमापुरी एक ऐसी प्लेस है जो पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे है येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, यानी कि फिर भी बहुत ज़्यादा दूर है। अब ये क्वेश्चन गाइस जो है इसका आंसर कैसे करोगे? देखो, सीमापुरी सिचुएटेड का है आउटस्कर्ट्स, दिल्ली के किनारे पे सिचुएटेड है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वेरी डेवलप्ड। बट डिफरेंस क्या है सीमापुरी और दिल्ली में? दैट जो सीमापुरी है वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। लोग कैसे घरों में रहते हैं आपको पता है। हमारी जो दिल्ली है वहाँ पे इट इज़ डेवलप्ड, हमारी कैपिटल है गाइज, वहाँ पे लोगों पे अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है। बट अगर हम सीमापुरी की बात करें तो वहाँ पे लोगों के पास कोई कम्फर्ट ऑफ लाइफ नहीं है, घर की अच्छी छत भी नहीं है, टीन डली हुई है, किसी ने पॉलीथीन बैग डाल रखा है और बारिश में वो उसमें से पानी भी आता है। वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो जो है क्या कहती हैं कि बस हमें रोटी मिल रही है इसलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस दिखा रहा है कि वैसे तो वो दिल्ली का पार्ट ही है, सीमापुरी दिल्ली में ही आ रहा है, बट येट वो माइल्स अवे है उससे। डेवलपमेंट वाइज अगर देखोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज देखोगे तो बहुत दूर है वो दिल्ली से। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लॉर्ड स्प्रिंग का। इन क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बसा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे जब आप चैप्टर और अच्छे से पढ़ोगे। तो चैप्टर भी जरूर पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो चलो मिलते हैं डीप वाटर की वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सैंपल पेपर वाला ही है। दिस स्टोरी कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ्स मेनी चैलेंजेस, इलेबोरेट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। मतलब ये कह रहे हैं लाइफ में हमारे भी बहुत चैलेंज आते हैं जैसे विलियम डगलस ने ओवरकम करा है, इस चीज से इसको कनेक्ट करके बताओ। तो सिंपल है गाइस, इसमें आपको ये समझाना है विलियम डगलस पानी में गिर गए थे तो उसके बाद से उनको डरा गया था, बट उस डर के ऊपर उन्होंने जीत हासिल करी। सिमिलरली वी शुड टेक लेसन फ्रॉम विलियम डगलस। अगर हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसा कुछ हो, कोई चैलेंज आए, तो हमें उससे डर के नहीं बैठना चाहिए, उस डर के आगे जीत पानी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख के एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है इस क्वेश्चन में विलियम डगलस का डेवलपमेंट कैसे हुआ था ना उस फियर का, वो एक्सप्लेन कर देना। विलियम डगलस डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर एज अ चाइल्ड. दिस fear was further strengthened by another incident that happened at the swimming pool that he had joined 10 or 11 years YMCA में जो हुआ था. The fear remained with him through a greater part of his life despite his strong desire to swim across many water bodies. Finally, one day, William Douglas decided to overcome his fear of water. He hired a swimming instructor who taught him. Gradually, he turned William Douglas into a trained swimmer. Douglas recollects that during the training, the fear would come back to him, but he would face it and it would vanish. This example of Douglas' fear can be used to explain how we can overcome any challenge in our life. The key is determination, hard work and patience. If we decide to overcome any challenge and work towards it, we will surely get success. ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप विलियम डगलस का फियर समझा दोगे और फिर कह दोगे सिमिलरली वी कैन लर्न फ्रॉम विलियम डगलस दैट इफ एनी चैलेंजेस कम टू आवर लाइफ वी कैन ऑल्सो ओवरकम इट जस्ट लाइक विलियम डगलस. इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आ सकता है ना, अगर कोई भारी भरकम, तो वो इसी थीम पे आ सकता है कि उन्होंने अपने डर के आगे जीत हासिल कर पाई. क्या आप भी कर सकते हो? इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, इस पे कमेंट करो. तो ये वाले आंसर का पक्का स्क्रीनशॉट आप चेक कर सकते हो, क्लिक कर लीजिए. स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पीडीएफ चाहिए आपको, जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके चेक कर सकते हो. ये सभी क्वेश्चन मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके एक्सेस कर लेना. नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हो गाइस. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो लाइंस है ना, ये आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना उसमें ये लाइंस यूज कर सकते हो. मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूं जो आपको चैप्टर की थीम भी बता रहे हैं, चैप्टर के हर कोने से है. एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आएगा आप इन सभी को यूज कर सकते हो और क्या पता यही आ रहे हो. तो चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डगलस मदर आयरोनिकली थॉट दैट YMCA पूल वाज सेफ लर्निंग टू स्विम. व्हाट आर योर व्यूज? उसकी मदर ने तो सोचा था सेफ है, बट वही सेफ उसका भैया डूब गया बच्चा वहीं पे. तो बताओ आप. यस, मदर तो ठीक थी सोचने में दैट YMCA पूल वाज सेफर इन कंपैरिजन टू नेचुरल वाटर बॉडी लाइक याकिमा रिवर, बट मिसहैपनिंग हैपेंड विद डगलस जी.
ऑन द स्विमिंग पूल। याद है ना, बुली ने उठा के फेंक दिया। भैया उनकी मदर को थोड़ी पता था बुली आके भैया बच्चे को पानी में फेंक देगा। उन्होंने कहा भाई रिवर पे मत करना स्विमिंग, आके वहाँ पे तुम स्विमिंग सेंटर में सीख लो, तुम्हें स्विमिंग सीखनी है तो मदर वॉज राइट, बट आयरॉनिकली उसका ही उल्टा हो गया कि उनको उसी में स्विमिंग पूल में किसी ने डुबा दिया। ठीक है, तो यू कैन रीड दिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर। ठीक है, तो अभी यू टेल मी द आंसर। वाई वॉज ही डिटरमाइंड? बिकॉज जब भी वो जो है जाते थे कहीं पे बोटिंग करने, कैनोइंग करने, तो वो सब इंजॉय नहीं कर पाते थे वो, बिकॉज ऑफ द एवर्जन एंड फियर ऑफ वाटर, सो ही ट्राइड टू ओवरकम इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ये सेम क्वेश्चन ना इस लैंग्वेज में भी आ सकता है। वॉट वॉज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फियर ऑन डगलस माइंड? सेम क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज अलग है। तो विलियम वॉज मोस्ट अनकंफर्टेबल एज सून एज ही वेंट नियर वाटर। तो ये उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही था, जैसे ही वो पानी के पास जाते थे उन्हें अजीब लगता था। हिज फियर ऑफ वाटर वॉज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ बोटिंग, फिशिंग, कैनोइंग। ही सिंपल कुड नॉट स्टैंड बीइंग नियर वाटर, हिज लाइफ बिकेम जॉयलेस। तो यही इसमें बात पूछी गई है कि डिटरमाइन क्यों थे वो फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी, उन्हें जॉयफुल नहीं लग रही थी, उन्हें वाटर बॉडीज में जाना पसंद था बट नहीं जा पा रहे थे। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में भी यू कैन राइट सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरी डीप वाटर टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट्स टू ओवरकम फियर। ठीक है, अब आपको इस सिचुएशन के ऊपर अपने कमेंट करने हैं। The story Deep Water talks about Douglas' attempt to overcome his fear. I was frightened but not yet frightened out of my wits, says Miss Douglas. Which qualities of the speaker are highlighted here? ये वो वाला टाइम है जब डगलस को फेंक दिया था बुली ने पानी में। तो डगलस जी कहते हैं मुझे डर लग रहा था बट इतना भी डर नहीं लग रहा कि मैंने अपने होश खो दिए। नहीं, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जैसे वो पानी के नीचे जाएंगे तो वो जंप करेंगे और वो कूद कर ऊपर आ जाएंगे, जंप करके ऊपर आ जाएंगे टाइल्ड फ्लोर को टच करके। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है, ये क्या दो क्वालिटी स्पीकर की शो कर रही है? तो यहाँ पे आप बता सकते हो दैट ये क्या क्वालिटी शो कर रही है। ही हैड रिमार्केबल सेल्फ कंट्रोल, उनमें सेल्फ कंट्रोल है। ही यूज्ड हिज माइंड इवन इन द क्राइसिस, ये क्वालिटी शो कर रही है। एंड थॉट ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रॉन। ठीक है, तो उन्होंने जो थे ही वॉज वेरी, आप कह सकते हो एक्टिव, माइंड यूज कर रहे थे एंड सेल्फ कंट्रोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। How did Douglas experience the sensation of dying before he actually crossed to oblivion? तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैसा डगलस को फील हो रहा था जब वो बिल्कुल स्विमिंग पूल में बेहोश हो रहे थे। As Douglas went down the pool third time, he swallowed more water. All his efforts jumped to cease. His legs felt limp, blackness swept over his brain, and it wiped out fear and terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. He felt drowsy and wanted to go to sleep. Okay, next question. Why does the author says या Douglas says the instructor was finished but I was not finished? How did he overcome the tiny stages of old terror? तो डगलस कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्टर तो फिनिश हो चुका था, मैं फिनिश नहीं हुआ था। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो द इंस्ट्रक्टर वर्क वॉज ओवर व्हेन ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, देन पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल। However, Douglas was not satisfied as remnants of old terror. कुछ tiny error उनके मन में अभी भी था, and it would return when he swam alone in the pool. He would frown on terror and go for another length for the pool. तो वो देखो फिजिकली ही वॉज रेडी, वो एक स्विमर बन चुके थे बट माइंड से वो अभी भी ट्रेंड नहीं थे, तो तभी वो बार बार अलग अलग जगहों पे जाके अपने माइंड को भी बिल्कुल रेडी करते कि पानी का डर खत्म हो चुका है। Why did Douglas go to Lake Wentworth in New Hampshire? How did he make his terror flee? फाइनली आपको पूरा सिचुएशन बतानी है कैसे उन्होंने अपने डर को जड़ से खत्म कर दिया था। तो Douglas was not sure whether all the terror had left even after training from October to April and practice till July. तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये सब इसमें बता दिया। अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू हुई, अप्रैल तक खत्म हुई, जुलाई तक उन्होंने प्रैक्टिस करी, बट उसके बाद भी वो रेडी नहीं थे। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड swam 2 miles. Terror returned only when he was in the middle of the lake. He had put his face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in smaller size. He laughed and rebuked terror. His terror fled away and he swam on at the deep end. तो फाइनली उन्होंने अपना ओवरकम करने के लिए फियर को वो इस वाली लेक पे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What was misadventure that happened one day? तो क्या misadventure हुआ था? William Douglas had just learned swimming. One day, an 18-year-old big bruiser picked him up and tossed him into the 9 feet deep pool in the YMCA. He hit the surface in a sitting position. He swallowed lot of water and once went down.
He nearly died in this misadventure. Years after this misadventure at pool, Douglas decided not to flee from his fear. Okay, next question. All we have to fear is the fear itself. When did Douglas learn this? Douglas ने ये कब सीखा था? या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये सेम क्वेश्चन है, अलग भाषा में पूछा गया है. What thought of Roosevelt deeply impacted Douglas? How did the thoughts apply to his life? ठीक है, तो the thought of the Roosevelt that there is terror in the fear of death had deep impact on Douglas. तो देखो ये क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, all we have to fear itself, और ये वाले पे भी यही बताया गया कि रूजवेल्ट के कोटेशन है दैट उन्होंने कहा था all we have to fear itself, और डगलस ने भी यही चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा. He had experienced both sensation of dying and terror and fear of death, but later he brushed aside his fear by challenging it to live and succeed. बट बाद में उन्होंने ट्रेनिंग करी और उन्होंने अपने उस डर को बाहर निकाल दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर? क्यों वो डगलस जो है फियर ओवरकम करना चाहते थे वाटर के? बिकॉज गाइज वो वही बात आपको दोबारा लिखनी है कि वो स्विमिंग सीखते इसलिए क्योंकि उन्हें बोटिंग करनी थी, कैनोइंग करनी थी, लेक में जाके उन्हें स्विमिंग करनी थी, वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो इंस्ट्रक्टर हायर करके सीखते हैं प्रॉपर स्विमिंग. ठीक है, अब विद दिस हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर लिया. जल्दी से पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, रैट ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे. तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है, इफ द क्रिसमस स्पिरिट is about selflessness, forgiveness and becoming better version of ourselves amongst other things, Edla Williamson is the epitome of this spirit. Justify with 2 points of evidence from the rat trap. तो अब आप इसका आंसर कैसे करोगे? तो आप पहले लाइन यही लिख दोगे, yes, Edla is epitome of Christmas spirit. Edla was basically trusting and compassionate. She wanted the peddler to enjoy and be at peace. She did not want to turn away the guest on Christmas Eve. It was her kind gesture to reform the peddler. Next justification, she and her father had promised him Christmas cheer and she felt that it would be wrong to send him away. पहला वो रीजन देती है कि पेडलर एक इंसान पूरा समय से घूमता रहता है, क्यों ना क्रिसमस का मतलब ही है लोगों की हेल्प करना, तो वाई नॉट गिव हिम अ वेरी गुड डे, जिस दिन वो आराम से रह पाए, अच्छा खाना खा पाए. दूसरा रीजन वो अपने फादर को देती है, जब हम इसे खुद बुला के इन्वाइट करके लाए तो क्यों हम इसे अपने घर से ऐसे बाहर निकाल दे. दोनों जस्टिफिकेशन आपको मिल गई. तो यस, एडला इज द एपिटोम ऑफ क्रिसमस स्पिरिट. जो क्रिसमस का मीनिंग है उसको सच करती है एडला. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट सेंस वाज द वर्ल्ड बिग रैट ट्रैप अकॉर्डिंग टू पेडलर? The peddler was very poor man who earned his living by selling rat traps. He made himself from the material he got by begging. His mind thus was always preoccupied with rat trap. One day he suddenly thought of the world as a big rat trap. He felt that shelter, food, clothes, riches and joys that the world provided were all baits set to entrap men, just as rat trap offered cheese or meat to entrap rat. As soon as one trap, everything came to an end. तो बहुत अच्छी लैंग्वेज में ये आंसर लिखा गया है. अगर कोई भी क्वेश्चन है कि हाँ रैट ट्रैप क्यों बोला उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड के, तो आप यही आंसर लिख सकते हो. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी ग्रेटफुल इज अ वर्च्यू ऑफ जेंटलमैन. हाउ डिड पेडलर डिस्प्ले द वर्च्यू? वर्च्यू होता है मतलब ग्रेटफुल होना, एक अच्छा इंसान बनना जेंटलमैन का काम है. क्या रैट ट्रैप सेलर ने जेंटलमैन की तरह रहा वो? यस, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वो एक जेंटलमैन की तरह रहता है. जिस तरीके से देखो उसने पैसे भी रिटर्न कर दिए और एडला को उसने थैंक यू करा कि थैंक यू, तुमने मुझे जो है रैट ट्रैप में फंसने से बचा लिया. पेडलर लेफ्ट अ रैट ट्रैप as a Christmas present from a rat who could have been caught in the world's rat trap. The present consisted of a small rat ram and 3 wrinkled 10 kroner note, and wrote a letter of gratitude, heartfelt thanks and a promise of transformation. Edla had honored and treated the peddler like a captain in spite of knowing the truth, so he signed himself at Captain Wonstel to show that he wanted to retain the dignity and respect. ओके, तो इस लैंग्वेज में आपको इस आंसर को लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एडला सैट एंड हंग हर हेड even more dejectedly than usual. Which two reason forced us to behave in this manner? वो अपना जब गाड़ी में जब वो चर्च से वापस आ रही थी, she was fat, बहुत ज़्यादा सैड थी और उसने अपना सर ऐसे नीचे झुका रखा था. रीज़न क्या था उसका? 2 रीज़न बताओ. तो फर्स्ट रीज़न, एडला हैड शोन काइंडनेस टू द पेडलर even after knowing that he was not a captain. This was the reason why she felt more dejected when she came to know that the peddler whom she had sheltered was actually a thief who had recently robbed a crofter. Secondly, she also felt
felt bad because the peddler had disapproved the faith which she had shown in him. 2 रीजन थे, वो परेशान थी. पहला उसको पता चला कि वो एक चोर था, दूसरा उसको ये पता चला कि वो फेथ उसने जिस इंसान पे दिखाया वो गलत इंसान था. A mistaken identity led to a discovery of new one for the rat trap peddler. How did this impact him? Mistaken identity थी, पहले जो है उनको लगा आयरन मास्टर को कि उनका दोस्त है, तो वो उसको अपने घर ले गए. अब वही चीज़ रैट ट्रैप सेलर के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, क्योंकि एडला ने उसे कैप्टन की तरह ट्रीट करा, तो वो पैसे वापस कर गया. वो चोर नहीं बना, उसने चोरी करी थी बट उसने अपनी गलती मान ली, पैसे वापस कर दिए. तो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी क्या थी कि आयरन मास्टर ने उसे कैप्टन वॉन स्टेल समझा, उसी ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. ये रहा आंसर. इस लैंग्वेज में आप आंसर को लिख सकते हो. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ हैज द ऑथर यूज द एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू रीइंफोर्स हिज आइडियाज. उन्होंने नेचर के एलिमेंट्स को शो करा है. कोल्ड डिसम्बर नाइट उन्होंने डेथ ऑफ मोरल्स शो करा है. जो जिस दिन वो rat trap seller फॉरेस्ट में जो है खो गया था, उस दिन कोल्ड डिसम्बर नाइट थी, ठंडा दिसंबर का दिन था. तो वो क्या चीज शो कर रही थी कि उस दिन rat trap ने चोरी करी थी. जिस इंसान ने उसे अपने घर में रखा, क्रॉफ्टर, उसको उसने धोखाधड़ी करी, तो वो डेथ ऑफ मोरल्स दिखा रहा है. द डेंस फॉरेस्ट विद इट्स ब्रांचेस, जो पूरा का पूरा जो जंगल जो भूल भुलैया बन गया, तो वो एक प्रिजन दिखा रहा है. स्टॉर्मी नाइट एट आयरन मिल, आयरन मिल में जो एक इतनी तूफानी रात थी, वो क्या दिखा रहा है कि कुछ जो है अनडिजायरिंग, कुछ गलत चीज होने वाली है. और क्रिसमस नाइट, जो आखिरी दिन क्रिसमस की नाइट होती है, वो एक तरीके से रैट ट्रैप के लिए एक नए जन्म की तरह था कि उसकी जो है जो गलती है उससे हो गई, अब वो उससे बाहर आने वाला था. तो वो जो है सेविंग की नाइट थी उसकी. तो ये कुछ बहुत अलग सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ऐड करा है कि क्या क्या अलग अलग चीजों का मीनिंग है. क्रिसमस नाइट रैट ट्रैप का ट्रांसफॉर्मेशन है. स्टॉर्मी नाइट मतलब कुछ गलत होने वाला था. डेंस फॉरेस्ट उसका प्रेजेंट था. और वो अंधेरी जो बहुत ठंडी रात थी, वो रात थी जिस दिन रैट ट्रैप ने एक बहुत गलत काम करा था कि भाई क्रॉफ्टर ने उसमें एक इतना अच्छा फेथ दिखाया, उसे घर पे रखा, खाना खिलाया, उसी के घर चोरी कर ली थी. व्हाट मेड द पेडलर फाइनली टर्न ओवर अ न्यू लीफ और व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे. यानी कि आपको इसमें एडला का रोल बताना है कि किसने जो है पेडलर को चेंज किया. तो एडलास काइंड एंड केयरिंग बिहेवियर फाइनली चेंज द पेडलर. शी हैड ट्रीटेड हिम विद लव एंड रिस्पेक्ट बिफिटिंग अ कैप्टन इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट ही वाज अ पुअर पेडलर. द ट्रस्ट दैट एडला showed in him made him live a life with dignity and respect. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन आए एडला ने कैसे ट्रांसफॉर्म करा, ये लाइन लिख देना. ठीक है, ओके गाइस, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. एंड हम लोग देखो चैप्टर समझ चुके हैं. अब मैं यहाँ आपको आंसर फॉर्मेशन बता रही हूँ, तो ये जितनी भी लाइन्स हैं बहुत अच्छे से रीड करो आप लोग. इफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप एज द ट्रैम्प स्टेटेड इन द स्टोरी, द रैट ट्रैप हु माइट द रैट ट्रैप पेडलर बी. अब भैया जब वो उसने खुद कहा है कि वर्ल्ड रैट ट्रैप है, तो यहाँ पे जो है हमारा पेडलर क्या है. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा. इन द वर्ल्ड विच इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, द ट्रैम्प हु मेक्स रैट ट्रैप हिमसेल्फ गॉट कॉट इन वन. One night he took shelter in house of an old and lonely crofter who was very generous. He gave the peddler a meal, talked to him, and even showed him his 30 kroners he had earned him because of his cow. Tempted by the money, the peddler stole the money from the crofter and headed towards forest. The dense forest was like a maze and he soon got lost, realizing that the money was a bait and now he himself was trapped. तो ये आंसर हमने बता दिया कि अगर पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है तो हमारा पेडलर खुद चूहे की तरह उसमें फंस गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक वॉज एट फॉल्ट, द आयरन मास्टर और द पेडलर. आपको क्या लगता है किसकी गलती थी. तो आई थिंक आयरन मास्टर वॉज एट फॉल्ट बिकॉज इट वॉज ही हु इन्वाइटेड द ट्रैम्प टू हिज हाउस फॉर द क्रिसमस, thinking him to be his old acquaintance, but on knowing he was not his acquaintance, he could not oppose his daughter's decision to offer him Christmas cheer. तो all the mistake was of Iron Master. पता था अगर नहीं मानते फिर अपनी बेटी की बात, अगर उन्हें लग रहा था कि वो इंसान पेडलर है, बेटी की बात भी मान लेते और बाद में जब चोर पता चलता है then he starts blaming him. उन्हें फिर उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए था एडला को, या तो मना कर देते नहीं रुक पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, despite his philosophical insight, the vagabond fails to resist temptation. What would you attribute this? यानी कि उसको पता था पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, आप लालच में फंस सकते हो, फिर भी वो फंस गया. क्या रीज़न था कि हमारा रैट ट्रैप सेलर फंस जाता है. तो डिस्पाइट हिज फिलोसफिकल इंसाइट, द वेगाबाउंड फेल्स टू रेजिस्ट टेम्पटेशन सिंपली बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमननेस. कुछ भी है, फिलोसोफर एक दिन बन गया, है तो इंसान ही. द वेगाबाउंड इज पुअर एंड डिप्राइव्ड मैन हु इज ट्रीटेड अनकाइंडली बाय द सोशल वर्ल्ड अराउंड हिम. उसको कोई सही से ट्रीट नहीं करता है. जस्ट लाइक एवरी अदर इंडिविजुअल, ही इज ऑल्सो
vulnerable to food, shelter. Just like other individual, उसे भी खाना खाना है, उसको भी shelter चाहिए. Hence the bait comes to him when the old crofter shows him his money. तो bait show old crofter की money से आई. Blinded by the bait, he also fails. तो उसे भी तो रोटी खानी, तो उसे लगा मैं पैसे चुरा लेता हूँ, इंसान है वो तो इसलिए वो भी बहक जाता है. Why did the peddler sign himself as the captain? Wants tell. It was the captain that peddler have been invited to the manor house, and though all the facts about him were out, he had been entertained there as a captain, and it was in this role that his conscience shook him and he escaped from being caught into the world's trap. That's why he signed himself as captain. ठीक है, कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट मिला तो वो कैप्टन ही बन जाता है. ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय पेडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट. क्या था उस पैकेज के अंदर, तो याद ही होगा आपको, बता देना. डू यू थिंक इट वॉज क्रॉफ्टर्स मिस्टेक टू शेयर हिज कॉन्फिडेंस विद हिज गेस्ट. क्या क्रॉफ्टर की मिस्टेक थी? येस, बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड वन मस्ट नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स ब्लाइंडली. या फिर अगर नो में करना चाहिए आपको आंसर, तो नो का भी गिवन है. नो, बिकॉज ही वॉज अ गुड मैन हु बिलीव्ड एवरीवन वॉज गुड. ही ट्रस्टेड द पेडलर एंड कुड नॉट हैव इमेजिन्ड टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. Why was the crofter happy when peddler knocked on his door? The crofter was very lonely and lived alone in a cottage. He did not have a wife or a child. He felt happy when peddler knocked on his door as he thought that peddler would give him company. Simple, crofter अकेलापन फील कर रहा था इसलिए बुला लिया था. ये लाइन देख लो, ऐसी लैंग्वेज पे लिख देना एग्जाम में. What idea did peddler get about the world? What were its implication? तो आइडिया उसे क्या आया था? That whole world is a big rat trap. और वो बेट ऑफर करता है लोगों के लिए, एंड एक दिन वो खुद ही उसमें फंस जाता है. ठीक है. हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर लाइंग क्लोज टू द फर्नेस. व्हेन आयरन मास्टर सॉ स्ट्रेंजर इन लैग्स lying close to the furnace, he went near him and removed his slouch hat to get a better view. He mistook him to be Nils Olaf, an old acquaintance of his regiment, and was delighted to see him, invited him for Christmas. When did Iron Master realize his mistake? कब पता चलती है उसको? Next day when Vale bathed the peddler, cut his hair, shaved him, gave new clothes. At the breakfast table, Iron Master felt deceived in recognizing the person. सुबह की रोशनी में तो उन्हें समझ में आ गया ना मेरा दोस्त नहीं है. How did the peddler of rat trap manages to survive? कैसे मैनेज करता था? He made rat traps of wire and went around selling them. He got material for making them by begging in the big stores or at big farms. Since his business was not quite profitable, he would go for stealing also and begging also. What hospitality did the peddler receive from the crofter? crofter ने कैसे उसकी मेहमान नवाजी की थी? The old crofter served peddler hot porridge, gave him tobacco for his pipe. He entertained his guest by playing cards with him. मेजोलिस खेला था. He also informed him about his prosperous life, कि वो crofter रहा करता था रैम्सजो आयरन मिल में, and how his cow supported him now. कैसे अब उसकी जिंदगी, उसकी काउ जो है बिजनेस उसका है और उसकी काउ से उसने जो है 30 करोड़ भी कमाए हैं, तो उसने अच्छे से अटेंड करा था. Why was the crofter so talkative and friendly? क्यों एक अनजान व्यक्ति से crofter इतना बातें कर रहा था? क्यों भैया? The crofter was lonely. He was without wife, child. सेम आंसर लिखना है आपको. Why did the crofter show his 30 kroner to peddler? क्यों दिखाता है 30 kroner अपने? The crofter told peddler that his cow was extraordinary. She gave milk to the creamery every day, and last month he received 30 kroners in payment. The crofter felt that the peddler did not believe him, so he showed him his money. Okay, तो with this these questions are completed. एक क्वेश्चन आपने मुझे आंसर में बताना है. लास्ट क्वेश्चन, that एडला को गिफ्ट में क्या मिला था by the peddler. यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. अगर आपको ये क्वेश्चन की फोटोज चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जाके भी चेक कर सकते हो. हाँ, मैंने सब अपलोड कर दिया है. अभी आप ये क्वेश्चंस का आंसर फॉर्मेशन स्टाइल समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी. क्वेश्चन पहला है हमारा, एज अ host of the talk show, introduce Rajkumar Shukla to the audience, stating any two of his defining qualities. You may begin your answer like this. Meet Rajkumar Shukla, the man who played a vital role in the चंपारण movement. टर्म 2 सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे ना इस साल आपके. तो आपको टास्क गिवन है कि आप
जो है किसी टॉक शो को होस्ट कर रहे हो और आपने राजकुमार शुक्ला जी को बुलाया है, तो आप उनका इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? तो आपको पता है वो बहुत रेजोल्यूट थे, अनपढ़ थे ज़रूर, बट डिटर्मिनेशन बहुत ही, गांधी जी के साथ हर जगह गए, वही आपको बताना है। आई एम ग्लैड टू रिप्रेजेंट राजकुमार शुक्ला, द मैन हु प्लेड अ वाइटल रोल इन चंपारण मूवमेंट। Rajkumar was a sharecropper from Champaran. He was poor and emaciated. He was illiterate but resolute. He followed Gandhi ji to Kanpur, Ahmedabad, Calcutta, Patna, and then to Champaran. It was his determination and resolution to take Mahatma Gandhi to Champaran to fight against the injustice of British landlords. The movement instilled courage in the peasant and was the beginning of India's freedom struggle. ये ऐसे आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो राजकुमार शुक्ला कौन थे। Next question, Gandhi ji was a lawyer himself. Examine how his professional expertise helped in Champaran. So Gandhi ji was professionally a lawyer. This helped a lot in Champaran episode. When Gandhi ji came to know about the sharecropping agreement, his first action was to view the entire situation. Then he decided that it was useless to go to courts as the judiciary was not doing anything good for the peasant. He said that as long as the peasants were suppressed and full of fear, it was useless to visit the courts. Therefore, he felt that it was necessary to remove the terror of Britishers and wanted to set them free. Once he was able to do so, the British authority would have no choice but to review the case and provide justice. Next question, while at Champaran, how did Gandhi ji manage the long distance watch on his ashram? तो आश्रम पे कैसे नजर रखते थे वो? तो during his long stay in Champaran, Gandhi ji kept a long distance watch on his ashram. He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts. He even wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones. तो हर चीज़ का ध्यान रखते थे, मेल करके ये भी कहते थे भैया कि जो वॉशरूम है उन्हें ठीक कर दिया जाए, फाइनेंशियल अकाउंट में जाओ, तो वहाँ भी देख रहे थे और यहाँ पे भी ध्यान रखते थे। हाउ डिड चंपारण peasant react when they heard Mahatma came to help? As the news of Gandhiji's advent and the nature of his mission spread, the peasant began arriving on foot and by any conveyance to get a glimpse of the champion. The lawyer who had represented the peasant group in court also came to brief Gandhiji. The peasants were themselves most crucial agents in the success of Champaran. Justify, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। peasants का भी बहुत बड़ा रोल है चंपारण की जीत में, सिर्फ गांधी जी और सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं है, peasants का भी है। Why? Yes, the peasants were the most crucial agents in the success of Champaran civil disobedience because as they supported the movement, उन्होंने सपोर्ट करा। Large number of peasants stood together to fight against British authority and the landlords. If they had not supported Gandhiji or not placed faith in them, then the movement would not have been successful. For example, when the Champaran peasants heard Mahatma had come to help, they assembled in Motihari in large number. Thousands of peasants held a demonstration around the courthouse. कचहरी के बाहर सब आ गए थे, where Gandhiji was supposed to appear. The crowd was so uncontrollable that officials felt powerless, and Gandhiji himself helped the authorities to regulate the crowd. Gandhiji alone could not have achieved success of Champaran. The peasants were the supporter that made movement. तो guys ये क्वेश्चन से आप लैंग्वेज समझ लो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया पीजेंट का रोल बताओ चंपारण मूवमेंट में, तो आप इस लैंग्वेज में लिखना। पीजेंट का रोल तो मैं आपको चैप्टर में समझा ही चुकी हूँ, तो चैप्टर समझने के बाद इन वीडियो से आप लैंग्वेज फॉर्मेशन जान लो। एग्जाम में यही क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में आ सकते हैं, आप हर एक आंसर कर पाओगे, जस्ट आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस ट्राइम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया? क्वेश्चन मार्क, कब हुआ था? तो गांधी जी डिड नॉट ओबे द अथॉरिटीज ऑर्डर टू लीव चंपारण. द समन्स was also served but he remained firm. Then he received written communication from magistrate that the lieutenant गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप. तो भैया उनका केस तो चला था बट वो फिर भी चंपारण से बाहर नहीं गए एंड एट द एंड यही हो जाता है कि उस केस को ड्रॉप कर दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What steps were taken by Gandhiji to solve the problems of social and cultural backwardness in the village of Champaran? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के साथ मिलता जुलता आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे, जो फार्मर्स रह रहे थे चंपारण में, वो भी बहुत बुरी कंडीशंस पे रह रहे थे. जैसे कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में मुकेश और वहाँ पे जो है ना वो मुकेश के साथ में वो साहिब जिन सीमापुरी में जो लोग रह
रहे थे। वैसे ही यहाँ चंपारण लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, ऐसा कुछ पैरेलल क्वेश्चन आ सकता है, पैरेलल वाले मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंटायर चैप्टर का कि क्या गांधी जी ने करा था वहां सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो गांधी जी ने प्राइमरी स्कूल्स ओपन करे, वहां पे उन्होंने वॉलंटियर्स को बुलाया, कस्तूरबा गांधी को कहा सैनिटेशन रूल्स सिखाने के लिए, हेल्थ कंडीशन ठीक करने के लिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, 3 मेडिसिन याद कर लो, जरूरी है, कैस्टर किनिन, सल्फर ऑइंटमेंट, फिल्थी स्टेट्स ऑफ वुमेन, क्लोथ्स के ऊपर भी उन्होंने बात करी। और जो लॉ स्प्रिंग चैप्टर था उसमें अनीश जुम ने भी कहा था कि एक औरत ने जो साड़ी पहनी थी वो टैटर्ड थी, टैटर्ड मतलब मुछड़ी हुई, मैली सी थी। और वैसे ही देखो ऐसी बात इस वाले चैप्टर में भी है, तो पैरेलल बन सकता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। His was not loyalty to abstraction, it was loyalty to human beings। गांधी जी की पॉलिटिक्स कैसी थी, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, बस कहने की बातों में बिलीव नहीं करते थे, वो जो है ह्यूमन बींग्स की इंसानियत में बिलीव करते थे। तभी उनको जब परेशानी दिखी चंपारण के लोगों की, तो ठीक है भैया केस खत्म, वो गए नहीं, उसके बाद उन्होंने वहां सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। विद दिस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो पे आप पढ़ेंगे हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पोएट्स एंड पैनकेक। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंटरस्टाइसेस, जैसे कि उम्बर्टो एको ने कहा था, तो आप यहाँ पे रीड करते रहो। इंटरस्टाइसेस वो क्या बोलते हैं कि पूरे दिन में जो है हमारे पास बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और उन एम्प्टी स्पेसेस को वो यूटिलाइज करते हैं। वो कुछ यूनिवर्स का एग्जाम्पल भी देते हैं उसमें, और वही एम्प्टी स्पेसेस को यूटिलाइज करके वो मल्टीटास्किंग करते हैं। वो कौन है भाई, उम्बर्टो एको प्रोफेसर जी जो हैं हमारे। तो वो उनको एग्जाम्पल देते हैं कि जर्नलिस्ट को, कि जब आप आ रहे थे मेरे घर अपार्टमेंट में, आपको इतने सारे फ्लोर से ऊपर आना था, तो उतनी देर में मैंने एक आर्टिकल लिख लिया कि मैं खाली बैठ के आपका वेट करूं, खिड़की से नीचे देखूं कि आप ऊपर आ रहे हो। इतनी देर को मैंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा, आई स्टार्टेड राइटिंग माई आर्टिकल। तो ये आप समझ सकते हो कि दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन्ड एज इंटरस्टाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लुइस कैरल हैव अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। तो लुइस कैरल को इंटरव्यूज बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो एलिस इन द वंडरलैंड के राइटर हैं। उनको जो है डर लगता था इंटरव्यूज से, इंटरव्यूअर से, या कोई भी इंसान उनके पास आता था तो उन्हें उससे डर लगता था, यानी कि ही लव्ड हिज प्राइवेसी। ओके, हाउ डिड रुडयार्ड किपलिंग लुक एट इंटरव्यूज। तो रुडयार्ड किपलिंग ने तो इंटरव्यूज को क्या बोला था कि ये एक टाइप का असॉल्ट है, यानी कि जैसे किसी को मार दिया जाए, पीट दिया जाए, उस टाइप का असॉल्ट होता है किसी का इंटरव्यू जो है, जाके उससे इंटरव्यू सीख करना और उसको पनिशमेंट, जैसे किसी को मारने पीटने में पनिशमेंट मिलती है ना, इंटरव्यू के भी ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और कावर्डली यानी कि बहुत कायरता का काम है और बहुत गलत काम है इंटरव्यू करना, ठीक है। और आपको नहीं पता कि इन्होंने ये सब बातें बोली थी और कुछ समय बाद इन्होंने खुद इंटरव्यू लिया था। तो हाउ वर रुडयार्ड किपलिंग एंड H.G. Wells critical of interviews yet they indulge in interviewing other or being themselves interviewed। यही वाला क्वेश्चन आ गया है, इट्स काइंड ऑफ मतलब हिपोक्रेसी की वो कहते थे इंटरव्यू गलत है, बट खुद भी उन्होंने लोगों का इंटरव्यू लिया और अपना भी इंटरव्यू उन्होंने दिया था। तो रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यूज को क्रिटिसाइज करते थे, येट ही इंटरव्यूड मार्क ट्वेन एंड H.G. Wells इंटरव्यू को ऑर्डियर यानी कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस कहते थे, येट उन्होंने कई बार बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, उनमें से जोसेफ स्टेलिन एक थे। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करा। हाउ आर इंटरव्यूज डिस्पाइट देयर ड्रॉबैक्स यूजफुल। तो आपको पता है कंटेम्प्रेरी, मैंने पूरे चैप्टर में बताया तो था कि आज के देश में हमारे को जो भी हम लोगों को हम पसंद करते हैं उनके बारे में नॉलेज अगर हमें जाननी हो तो इंटरव्यू एक बेस्ट सोर्स है। व्हाट इज बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ लेने से जो इंसान की सोल जो है वो छिन जाती है उससे, ऐसे कुछ प्रिमिटिव बिलीव्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट हैव Saul Bellow meant by the expression thumbprints on windpipe। thumbprints of windpipe का मतलब उनका क्या था, तो उनका मतलब ये था कि जब भी कोई उनका इंटरव्यू देता था तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा suffocated फील होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar, discuss briefly। तो Umberto Eco कहते थे कि मैं एक academic scholar हूँ, मैं नॉवेल्स तो बस संडेज को लिखता हूँ, और अगर कोई मुझे कहता है मैं नॉवेलिस्ट हूँ तो वो चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आती है। मैं ज़्यादातर एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेता हूँ, मैं पेन क्लब और राइटर्स के साथ नहीं रहता हूँ। तो वो खुद को तो एज एकेडमिक स्कॉलर आइडेंटिफाई करते थे, बट वो कहते हैं कि मेरी फील्ड है सेमियोटिक्स की, साइन लैंग्वेज की मैं स्टडी कराता हूँ, तो मैं नहीं सोच सकता कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर लोग मुझे जान रहे हैं मेरी नॉवेल्स के थ्रू तो मुझे वो भी सेटिस्फाइड हूँ मैं, ओके। बट वो खुद को एक एकेडमिक स्कॉलर ज़्यादा मानते हैं। Why do most celebrities writers despise being interview। क्यों सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें वो उनकी लाइफ में ना दखल अंदाजी लगती है। इंट्रूजन मतलब दखल अंदाजी into their lives। Some viewed it as immoral, offensive activity, others feel it would diminish them। Next question, how is Umberto Eco's non-fictional writing style different from academic writing style। तो उनका जो non-fictional writing style है वो भी एक
सर्टेन प्लेफुल नरेटिव पर्सनल रहता है, यानी कि वो जो बुक्स होती हैं उनको भी काफ़ी क्रिएटिव वे में लिखते हैं। और जो उनका गाइस जो उमर्टो एको का जो हमारी जो वो फिक्शनल आइटम्स लिखते हैं, यानी कि जितनी भी वो किताबें लिखते हैं, नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, उसमें वो एथिक्स और फिलॉसफी की बातें करते हैं, ठीक है। तो उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है। तो आप यहाँ पे उनकी राइटिंग स्टाइल को पूरा ना एक बार नोट्स बना लो कैसे उनका राइटिंग स्टाइल था, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंटरस्टाइसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ हिज बुक नेम ऑफ द रोज। तो वो कहते हैं कि ये तो मिस्ट्री है मेरी नॉवल का फेमस हो जाना। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें जो है उसमें मेडिवल हिस्ट्री की बात है तो इसलिए फेमस है, तो वो उसको भी निगलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिवल हिस्ट्री की वजह से मेरी बुक फेमस हुई है, मेरे से पहले भी कई बुक मेडिवल हिस्ट्री पर लिखी हुई है, वो तो नहीं हुई थी। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन पीपल कि उनका क्या पढ़ने का मन कर रहा है, तो वो इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। नेक्स्ट गाइस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर्स आपको अगर चेक करने हैं तो लॉन्ग आंसर्स की सीरीज पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो जो हमारा ना सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दैट जो ऑफिस बॉय है इन पोएट्स एंड पैनकेक इज जेलस ऑफ सुब्बू। सुब्बू से वो बहुत जेलसी फील करता है एंड उस बात को लेकर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहता है। Cutthroat competition in today's world has led to unreasonable jealousy resulting in stress. Do you agree that jealousy leads to frustration? Comment. मैंने आपको समझाया था कि गाइज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब क्या आपको नहीं पता कि सुब्बू और जो है ऑफिस बॉय के बीच में जो है क्या मतलब क्यों सड़ते था, मेरी लैंग्वेज में बोलो तो क्यों जलता था ऑफिस बॉय सुब्बू से? क्योंकि आपको पता है ऑफिस बॉय सुब्बू से इसलिए जल रहा था क्योंकि सुब्बू ने अपनी लाइफ में जो उनका एम था उसको अचीव कर लिया था। वो नंबर 2 थे जेमिनाई स्टूडियो पे, वो अच्छे खासे पोएट भी थे। ही अटेंड एवरीथिंग। वहीं पे जो ऑफिस बॉय है वो भी उन्हीं ड्रीम्स के साथ जेमिनाई स्टूडियो में आया था, बट उसके ड्रीम शैटर हो जाते हैं, वो एक ऑफिस बॉय बन के रह जाता है। तो इसलिए उसे लगता है उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है गलत, वो सिर्फ सुब्बू की वजह से हो रहा है। आपको ये बात पता है या नहीं पता? पता है, मैंने चैप्टर में भी समझाई थी। जो मैंने आपको रॉ मटेरियल इजी क्वेश्चन कराए हैं, बेसिक क्वेश्चन कराए, उसमें हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा। यही ट्रिक है आपको एग्जाम में आपका मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आज सॉल्व करने की, कि आपने सिंपल क्वेश्चन पढ़े हुए हैं चैप्टर के हर कोने से मैंने करा दिया, अब आप उनको इन कोटेशनों से आपको रिलेट करना होगा। यहाँ कोटेशन क्या लिख दी कि कट थ्रोट कंपटीशन जेलेसी भर देता है। अग्री करते हो? नहीं तो अग्री करेंगे यस। हम पूरी की पूरी ये कोटेशन सेम उतारेंगे। यस, कट थ्रोट कंपटीशन इन टुडेज वर्ल्ड लीड्स टू जेलेसी एंड फ्रस्ट्रेशन। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू एज वी सॉ इन द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक। ऑफिस बॉय was jealous of सुब्बू and he felt कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी उसके साथ गलत चीजें होती है, वो सुब्बू की वजह से होती हैं। और नीचे आप सुब्बू वाली बात बता दोगे। तो गाइस ये जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन आंसर तो जो आएगी आप कर दोगे। नीचे क्या लिखना है आपको वो मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ भी देख लो। तो आप कर दोगे यस आई अग्री दैट जेलेसी लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। अब आप दोनों की कहानी बताओगे कि जेलेसी क्यों आ रही है, क्यों ऑफिस बॉय जेलस है। द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट जॉइन द स्टूडियोज इन हिज अर्ली 40s। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इन्होंने इलेबोरेटेड वे में आपसे पूछ लिया है। ही हैड अ गुड एजुकेशन एंड वांटेड टू बिकम अ स्टार एक्टर, अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और अ लिरिक राइटर, बट ऑल हिज ड्रीम केम टू अ नॉट सो ही रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। उसकी ड्रीम पूरी नहीं होती है तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है एंड डायरेक्ट ऑल हिज एंगर्स अगेंस्ट सुब्बू। उसको हर गुस्से के अपना जड़ क्या लगता है कि मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हो रहा है सुब्बू से हो रहा है। सुब्बू नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियोज थे। ही वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस। ही कंसिडर्ड हिम एज द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज वूल्स। जो भी परेशानियां थी, मिजरीज थी, इंसल्ट और नेग्लेक्ट ऑफिस बॉय को लगता था मेरी लाइफ में हो रहा है, उसे लगता था कि वो सुब्बू की वजह से हो रहा है। ही कंसिडर्ड हिम हिज एनिमी। उसे लग रहा था कि ये मेरा एनिमी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए। आप लोग जो इतना इलेबोरेट हाई एंड क्वेश्चन से डर रहे हो, देखो आप बेसिक क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर आप ट्राई कर सकते हो कर रहे हो। मैं आपको वन शॉट सीरीज इतनी सारी मैंने अपलोड कर दी है। अगेन आई विल बी डूइंग मेनी क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस भी साथ के साथ ट्राई करते रहो। एग्जाम में कोटेशंस अलग अलग आएंगी, उन्हीं कोटेशन को आपको अपने चैप्टर से रिलेट करना होगा। और एक और बार कहती हूँ, जितना आपने चैप्टर को समझ रखा होगा ना उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको चैप्टर में देखो, मैंने पोएट पैनकेक चैप्टर आपको 2 बार पढ़ा था। एक बार 1 घंटे में पढ़ा, एक बार 20 मिनट में पढ़ाया। जिस वीडियो से पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। 1 घंटे वाले में भी उतनी बात समझ में आ जाएगी आपको, 20 मिनट वाले में भी ऐसा नहीं है कोई एक बात आपको समझ नहीं आएगी। 20 मिनट में भी वही सब बातें मैंने बता दी है।
तो आप लोग चैप्टर समझ लो, जब आपको चैप्टर में मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडनली द बुक अस्यूम ट्रेमेंडियस सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन। कौन सी बुक की बात हो रही है गाइस? ये वाली बुक की बात हो रही है जो ऑथर को वहां मिली थी जब वो जा रहे थे रास्ते में और वो सेल पे मिल गई थी। बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, अब ये ट्रेमेंडियस इंपॉर्टेंस की इसलिए बन जाती है क्योंकि वो देख लेते हैं कि अरे भैया इस बुक का राइटर कौन है, इस बुक का राइटर स्टीफन स्पेंडर है। 6 में से एक राइटर स्टीफन स्पेंडर था और तब वो समझ जाते हैं स्टीफन स्पेंडर के आने का रीज़न, जो वो काफ़ी सालों पहले उनकी जेमिनी स्टूडियो में आए थे। उनके दिमाग में ना एक क्वेश्चन मार्क था कि स्टीफन स्पेंडर इतने बड़े इंग्लिश पोएट क्यों आए हैं हमारे यहाँ पे इन लोगों को जो है स्पीच देने के लिए जिनको उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती है। तो आज उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया था। इनके मन में ना ऐसे बत्ती सी जल गई थी दिमाग के अंदर कि अच्छा इसलिए आए थे स्टीफन स्पेंडर, वो भी कम्युनिज्म पे बात करने आए थे। सिंपल, आप इसकी लाइनिंग रीड कर लो कैसे आप आंसर लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे आपको सुब्बू को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, पर यू हैव टू टेल समथिंग अबाउट सुब्बू, और ये ना आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सुब्बू, अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, कोई कोटेशन लिखी हो, कुछ लिखा हो, सुब्बू लिखा हो, सुब्बू में ये लाइन यूज कर लेना। सुब्बू वॉज मेनी साइडेड जीनियस, ही वॉज बोर्न एज अ ब्राह्मण, इट इज अ वर्च्यू in itself as it is exposed to him more affluent situation, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट मिली सोसाइटी में। सेकेंड, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम, हमेशा खुश रहते थे। थर्ड, ही ऑलवेज हैड टू वर्क फॉर समबडी, हम लोगों से अपना बहुत ज़्यादा खुद काम नहीं करते थे, ही नीडेड हेल्प। फोर्थ, ही हैड अ ग्रेट लॉयल्टी टू हिज प्रिंसिपल SS वासन द बॉस, और अपने जो बॉस थे उनके लिए बहुत लॉयल थे और बहुत क्रिएटिव भी थे। ठीक है, वाई डज अशोकामित्रन कॉल इनकैंडिसेंट लाइट ऑफ फायरी मिजरी, क्यों वो लाइटों को फायरी मिजरी कह रहे थे? क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि जितने भी एक्टर एक्ट्रेस वहाँ पे मेकअप कराते हैं, सोचो उन्हें कितनी गर्मी लगती होगी, कितना मुश्किल उनके लिए होता होगा कि एक तो मेकअप करा रहे हो, ऊपर से इतनी गर्मी सहन करनी पड़ती होगी। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द राइट, ये तो रिपीट हो गया सॉरी, ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द जॉब ऑफ मेकअप मैन, क्या ह्यूमर वो क्रिएट कर रहे थे मेकअप मैन की जॉब में? तो द मेकअप मैन केम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द country and could transform any decent looking person into repulsive crimson colored monster। ऐसा हमारे ऑथर कहते थे कि ये अलग अलग स्टेट से आते थे हमारे यहाँ पे और वही किसी भी अच्छे खासे इंसान को ये लाल सा मॉन्स्टर बना देते थे एंड मेक पीपल लुक अग्लियर देन दे वर इन रियल लाइफ। तो ये हमारे ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो ये होते हैं ना मेकअप करके आप और अगली बन जाते हो। दे यूज ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स एंड लोकली मैन्युफैक्चर्ड पोशन एंड लोशंस टू ट्रांसफॉर्म द एक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डू नथिंग? तो ऑथर की काम वो पता है आपको क्या था कि वो पिक्चर काटते थे, अखबार में से क्लिपिंग काट के फाइलों में पेस्ट करते थे, तो लोगों को लगता था क्या काम है ये, तो इसलिए जो है जब भी किसी को गुस्सा आता था, कोई बात कहनी है, तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आके ऑथर के ऊपर निकाल देते थे। व्हाट वाज द थॉट ऑफ कम्युनिस्ट बाय द स्टूडियोज पीपल? कम्युनिस्ट के लिए उनकी क्या धारणा थी उनके मन में? तो उनके अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट इंसान वो था जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है और जो है वो अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करता, ना ही माता पिता से, और उनको मार भी देगा, वो ऐसा इंसान होता है। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड जीनियस, जस्टिफाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए एंड इफ यू कांट गेट द स्क्रीनशॉट और आपको जो है नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इंस्टाग्राम ID लिंक गिवन है, गाइड लिंक गिवन है, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। What do you understand by authors literacy inclinations from the account? आपको उनका जो इंटरेस्ट है ना लिटरेसी, लिटरेचर में, वो आपको बताना है। तो ऑथर बहुत नॉलेजेबल थे गाइज, यंग मैन। उनको जो है आप देख सकते हो कि वो पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहते होंगे और फिर कोई खबर निकाल के उसको क्लिप करते होंगे। हिज इंटरेस्ट इन क्रिएटिव राइटिंग भी है एंड पार्टिसिपेटिंग स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट, वो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा, तो उनको क्रिएटिव राइटिंग का शौक है। ठीक है, दिस इंटरेस्ट वॉज कीन, और उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कीन है बुक्स को लेकर, पढ़ने लिखने को लेकर, कि जब वो रास्ते में से भी चल के जाए थे तो ही बॉट अ बुक। ठीक है, उनको लगा रही ये बुक मिल रही है सेल पे, चलो ले लेता हूँ, मैं पढ़ लूँगा। तो ये आप देख सकते हो दैट उनका लिटरेरी इंक्लिनेशंस बहुत ज़्यादा था। ये 3 चीज़ें हमें जस्टिफाई करते हैं। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, नॉलेज, लिटरेचर, स्टडी से रिलेटेड, और कह दिया जाएगा डू यू एग्री दैट अशोकामित्रन सर को भी लिटरेचर बहुत पसंद थी या उनका इंटरेस्ट था, गिव इन लाइट ऑफ दिस चैप्टर, ऐसा कुछ बना के क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आप वहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो तभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ कि ऊपर नीचे की तो लाइनें अलग आएंगी, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर लोगे। प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस। वो कहते हैं कि प्रोज राइटिंग जीनियस लोग नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस स्टेटमेंट ऑथर ये कहते हैं कि प्रोज राइटिंग जो ये राइटर बना, ये जीनियस लोग काम नहीं कर सकते अला, क्योंकि जीनियस लोग रिजेक्ट
रिजेक्शन नहीं सह पाएंगे, उनको हर जगह एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उन्हें एक्सेप्टेंस की आदत है। बट वहीं अगर हम अपने राइटर्स की बात करें, हमें तो रिजेक्शन सहने की आदत हो चुकी है। प्रोज राइटर बहुत पेशेंट्स होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, वो वेट करते हैं। पता है वो इतनी लंबी लंबी जो है नॉवेल्स लिखते हैं, पब्लिकेशर्स को भेजते हैं, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दी तो उन्हें बुरा नहीं लगता, वो अगली लिखनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द लॉयर अनविटिंगली ब्रिंग एन एंड टू द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट करियर ऑफ यंग एक्ट्रेस। तो वही आपको बताना है भैया, वो रिकॉर्डिंग करके चला दी थी। प्रोज जो वो चिल्ला रही थी उसकी, प्रोज राइटिंग इज नॉट, ये तो सॉरी रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज। ऑथर को कैसे पता चलता कि इंग्लिश विजिटर कौन सा था। तो ऑथर डिस्कवर्ड हिज आइडेंटिटी बाय रीडिंग हिज नेम ऑन द पेज ऑफ द एनकाउंटर। ऑथर ने उनका जब नाम पढ़ा था ना द एनकाउंटर मैगजीन पे, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि अच्छा हमारे यहाँ पे वो जो पोएट आए थे वो भी वही थे। और नेक्स्ट टाइम उनके बारे में और पता कब चलता है, जब वो द गॉड दैट फेल्ड नॉवल देखते हैं तब। ठीक है, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, आप रीड कर लो इसको। ये वो बुक थी जिसमें 6 एसेज थे, 6 बहुत बड़े बड़े एमिनेंट पीपल ने लिखे थे, और वो लो प्राइस पे वहाँ पे मिल रही थी रशियन रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी पे। इसमें बताया था कि कैसे कुछ लोग डिसइल्यूजन्ड हुए कम्युनिज्म से, यानी कि पहले उन्हें कम्युनिज्म पसंद आया, दे फॉलोड इट बट देन दे केम बैक फ्रॉम इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट द बुक विच ऑथर टुक फ्रॉम रोड साइड। अगेन वही क्वेश्चन है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वेयर वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड। तो मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो का था अपस्टेयर्स रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल पे, वहाँ पे और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। मेकअप रूम हेयर कटिंग सैलून जैसा था, और बहुत सारी इनकैंडेसेंट लाइट थी। ठीक है, व्हाट शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो आपको पता है अलग अलग स्टेट से वहाँ पे जो थे लोग काम करते थे, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। तो वही कोठामंगलम सबू आपको बताना है, फ्रस्ट्रेशन उसकी वहीं जाती थी। व्हाट डू यू, देखो ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ये कोई सिंपल क्वेश्चन लैंग्वेज का है। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। देखो क्या यही सेम क्वेश्चन को एक कोटेशन के साथ में हमारे से नहीं पूछा गया सैम्पल पेपर में, यही तो पूछा गया है। बस तो एक कोटेशन लिख दी है टू मेक इट काइंड ऑफ अ क्रिटिकल थिंकिंग, कि पहले आप सोचोगे, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। देखो क्वेश्चन तो इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर में से ही पूछा जाएगा ना, तो डायरेक्टली नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन ये मैं आपको सीरीज में करा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के आपने एमसीक्यू सीरीज भी चेक कर लेना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू सीरीज, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रीड इट। चलो हम पढ़ेंगे अब अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द इंटरव्यू। हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश गोइंग प्लेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, हु इज जियोफ एंड हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम सोफी। तो जियोफ सोफी का एल्डर ब्रदर है, ही वर्क्स एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक्स। तो वो ट्रैवल करके हर रोज सिटी से बहुत दूर जाता है। दोनों जो जियोफ और सोफी है वो दोनों से ना बिल्कुल अलग है, यानी कि उनका नेचर बिल्कुल, वो इंट्रोवर्ट है, सोफी एक्सट्रोवर्ट है, टेम्परामेंट सब कुछ अलग है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। जियोफ बहुत क्वाइट रहता है, रिजर्व रहता है, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, बातें नहीं करता है, एंड उसके आसानी से दोस्त भी नहीं बनते। वहीं पे सोफी जो है बहुत आउटगोइंग है, फ्रेंडली है, एंड उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं। शी वॉज मच ऑफ अ ड्रीमर। सोफी एक ड्रीमर जैसी है, बहुत फैंटेसाइज करती है, और जो है ऐसा सोचते हैं कि अलग अलग लोगों से वो मिल रही है और अलग अलग जगहों पे जा रही है। तो ये बस सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन था सोफी का और जियोफ का, क्योंकि सोफी और जियोफ के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखने को आ सकता है। व्हाट वर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ सोफी। तो सोफी एक ड्रीम वर्ल्ड में रहती है, उसको एक बुटीक भी खोलना था आफ्टर लिविंग स्कूल, और वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि वो मनी सेव करेगी मैनेजर बन के, और वो ये भी कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और साइड बिजनेस में बुटीक चलाऊंगी। हाउ डिड सोफी रिएक्ट व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी। तो सोफी had shared her secret of meeting Danny Casey with her brother Geoff. When Geoff told this to his father, तो सोफी को बड़ा अजीब सा लगता है, एंड सोफी को ऐसा लगता है कि मेरे फादर कभी मेरे बिलीव नहीं करेंगे। वाई डिडेंट सोफी एंड जेंसी वाई डिडेंट सोफी वॉन्ट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी। क्यों नहीं चाहती थी सोफी की डैनी कैसी वाली बात जेंसी को पता चले। तो सोफी नहीं चाहती थी कि जेंसी को जो है ये वाली बात पता चले, डैनी कैसी वाली, बिकॉज उसे डर लग रहा था कि वो पूरे मोहल्ले में गा देगी पूरी बातों को। शी फियर दैट हर फादर माइट गेट टू हेयर इट एंड इट वुड क्रिएट अ रो, यानी कि उनके घर में लड़ाई हो जाएगी अगर ये बात जो है उनके नेबरहुड में पता चल गई, उसके पापा
पापा को सुनने को मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफी हैज नो टच विद रियलिटी, जैनजीज फीट आर हाउएवर फर्मली प्लांटेड ऑन ग्राउंड, डिस्कस। अब ये जो क्वेश्चन है आई वांट कि इसको आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि अभी हम इतने सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, दोनों स्कूल गोइंग गर्ल्स और बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, बोथ बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। सोफी एक ड्रीमर है, बहुत रोमांटिसाइज करती है, चीज़ों के बारे में सोचती है, एक एस्केपिस्ट है, यानी कि चीज़ों से भागती है, रियलिटी से भागती है, और जो है ऐसी सपने सोचती है जो बियॉन्ड हर रीच है। वहीं पे जैनजी बहुत प्रैक्टिकल है और वो अपनी फ्रेंड को भी डिस्करेज करती है ऐसी वाइल्ड ड्रीम्स रखने से, ठीक है। और साथ ही के साथ जैनजी गॉसिपी भी है। तो इसके ऊपर आप पूरा आंसर फॉर्म करो, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ सोफी ऑन रीडिंग द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। आपको क्या लगता है सोफी कैसी है? तो सोफी इज लाइक एनी अदर टीनेजर हैविंग हर ओन ड्रीम एंड फैंसीज, शी इज एन एस्केपिस्ट, शी इज एन हर एम्बिशंस हैव नो रिलेशन विद हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। उसका एम्बिशन ऐसा है, उसकी लाइफ से कोई मेल नहीं खाता है वो। शी वॉन्ट्स टू हैव अ बुटीक, उसको बुटीक चाहिए, एक्ट्रेस बने, फैशन डिजाइनर बनना है, और इवन उसने जो है डैनी कैसी को भी अपना दिमाग में, जो एक बहुत यंग फुटबॉलर है, फैंटिसाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। शी इंडल्जेज इन हीरो वर्शिप, वो हीरो वर्शिप करती है। शी बिकम सैड व्हेन कैसी डज नॉट कम, और इनफैक्ट इतना ज़्यादा वो हीरो वर्शिपिंग में, अपनी ड्रीम में चली जाती है कि वो जाके एग्जैक्टली एक जगह पे वेट करती है डैनी कैसी का, और जब वो नहीं आता तो वो परेशान होती है, और अपनी इस इतनी ज़्यादा डे ड्रीमिंग की वजह से सोफी इज सफरिंग, वो खुद को ही टॉर्चर कर रही है। तो ये कुछ हमें पता चला है सोफी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द सोशल बैकग्राउंड एंड द लाइफ ऑफ पीपल इन गोइंग प्लेसेस। कैसे लोग हैं गोइंग प्लेसेस में? तो हेल्पलेस है, हार्ड वर्किंग है, लॉ अबाइडिंग मिडिल क्लास पीपल हैं। सोफी के फादर ब्रदर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी जॉब्स में। मदर हर समय घर का काम करती रहती हैं। जियोफ एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, और हिज जैकेट इज शेपलेस, यानी कि आपको जो है डिटेल भी बता रखी है दैट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मतलब मीडियम है, उसकी जैकेट भी इतनी अच्छी नहीं है जो वो पहनता है। सोफी के फादर जो है सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल भी नहीं, उनके जो मैनर्स है ना कि ऐसे जूता उठा के फेंक दिया तो सोफी के ऊपर, काइंड ऑफ उनकी ऐसी मैनर्स है। देयर इज स्टोव इन द सेम रूम वेयर डर्टी वॉशेज इज पाइल्ड इन अ कॉर्नर। एक ही रूम है उनके, एक ऐसा ड्राइंग रूम टाइप है, वहाँ पे उनका चिमनी स्टोव भी, यानी कि पूरा धुआं भर जाता है, गैस भी है वहीं पे, और वहीं पे जो है उनका सिंक भी है जिसमें सारे बर्तन रखे होते हैं। तो आप और वहीं पे टीवी सोफा भी लगा हुआ है, तो आप सोच सकते हो दैट वो कैसे बैकग्राउंड की है। तो उस जब वो वहाँ रहती है तो उसके दिमाग में बहुत सारे ना विशेज आती है कि आई विल बिकम दिस, आई विल बिकम दिस, आई विल बिकम दिस, और जब वो पूरा नहीं होता तो तभी गाइज वो डे ड्रीमिंग करती है। ऑल दीज इंडिकेटर्स कंफर्म दैट दे आर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। सोफी वॉज अ ड्रीमर और एक एस्केपिस्ट। तो देखो बिल्कुल सही बात है, सोफी को अच्छी अच्छी बातें सोचना बहुत पसंद है, और वो एक एस्केपिस्ट है। इनफैक्ट वो अपनी जो है ना डे ड्रीम में इतना ज़्यादा हाई स्टेप ले लेती है कि वो वहाँ डैनी कैसी से अपने दो है ना सपनों में मिलने चली जाती है, एक एग्जैक्टली एक जगह पे किनारे पे, और वहाँ बेंच पे बैठ के वेट कर दिया कि वो आएगा, और जब वो नहीं आता है शी फेल्ट बैड, उसे लगता है मैं अपने घर वालों को क्या बताऊँगी, वो मिलने मुझसे नहीं आया, और जब वहाँ पहुँचती है रोइसी की विंडो पे तो फिर से वो सब सीन्स को इमेजिन करती है। तो सोफी जो है बहुत एस्केप कर रही है रियलिटी से, क्योंकि जब वो अपने घर पे देखती है ना, अपना बैकग्राउंड देखती है, अपने घर में देखती है अपनी मदर को कि हर समय वो काम कर रही हैं, घर की हालत देखती है, तो उसे लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे एक टाइप का ना रिलीफ दे रही हैं। बट ये चीज़ बिल्कुल गलत है गाइस। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि क्या सोफी जो कर रही है सही है? नहीं, जो हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और सोफी को इनफैक्ट इन चीज़ को ओवरकम करने के लिए हार्डवर्क करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, या एनीथिंग जो भी उसके पैशन है उसे फॉलो करना चाहिए, रादर देन कि वो डैनी कैसी के लिए जो है हीरो वर्शिपिंग करे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आ सकता है, जैसे वो मुकेश था, याद है आपको? मुकेश भी जो है वो तो बैंगल फैक्ट्री में काम करता था और उसको मोटर कार मैकेनिक बनना था, बट मुकेश की जो ड्रीम थी उसने क्या कहा कि मैं उस ड्रीम के लिए हार्डवर्क करने को तैयार हूँ, मैं पैदल चल के सीखने चला जाऊँगा। तो वो छोटा सा बच्चा जो मुकेश है वो काफ़ी परसिवरेंट है अपने ड्रीम के लिए। यहाँ पे ये जो हमारी जी है ना सोफी, ये बस बोलती रहती है ये बनूंगी वो बनूंगी वो बनूंगी, और बैठ के करती रहती है हीरो वर्शिप। तो ये दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ आपका पैरेलल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पैरेलल क्वेश्चन ऐसे करेक्टर्स के भी बन सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चन। एक सीरीज गाइज मैंने और अपलोड करी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कल वो मैंने अपलोड करी थी, और अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज भी हम पढ़ेंगे। इसमें शॉर्ट कवर करें, आई डोंट वांट कि आपको बहुत बर्डन लगे, तो लॉन्ग अलग हो गया हमारे, और MCQ एक्सट्रैक्ट बेस को भी जरूर चेक कर लेना। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।